हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें करेंगे और ख़ास करके चूँकि रूरल बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो रूरल एरिया से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा बात होने वाली है। ओके, इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किस पर निर्भर करता है? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर। आगे, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिक्वायर्स क्रेडिट, पावर, रोड एंड मार्केट। तो अगर आपको एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, यानी कि खेती का जो है प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, बिजली पावर चाहिए, सड़कें चाहिए और मार्केट चाहिए, बाजार चाहिए। ओके, उसी तरीके से अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को आपको बढ़ाना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है, देखिए किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो किस पर, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो तभी बढ़ेगी जब एग्रीकल्चर में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो और इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट हो। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होने के लिए पैसा चाहिए, बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए और मार्केट चाहिए। उसी तरीके से एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में क्या क्या चाहिए होता है? इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, पावर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, मैनेजरियल पर्सनल चाहिए, बैंकिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट और शिपिंग फैसिलिटी चाहिए। ओके, इतनी सारी चीज़ें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, कोई भी फैक्ट्री लगानी उसके लिए उसमें मशीनें इक्विपमेंट लगेंगे, बिजली चाहिए, पावर, है ना, स्किल्ड मैन पावर। यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर की भी ज़रूरत है। अगर कोई फैक्ट्री आपको लगानी है, कार बनानी है, तो वहाँ पर जिनको कार बनानी आती है स्किल्ड मैन पावर चाहिए होगा। मैनेजरियल पर्सनल चाहिए, ऐसे लोग जो मैनेजमेंट संभाल सकें, पूरी फैक्ट्री चलवा पाएँ। ओके, उसके बाद बैंकिंग की सुविधा चाहिए, मार्केटिंग की सुविधा चाहिए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, एक सामान को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए, शिपिंग की फैसिलिटी चाहिए, वही शिपिंग ट्रांसपोर्ट एक ही बात हो गई। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। ऑल दीज फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज, ये जितनी भी फैसिलिटी और सर्विसेज की हमने बात की, इन्हीं को टुगेदर जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, इन सभी फैसिलिटीज़ को हम सभी फैसिलिटी और सर्विसेज को एक साथ अगर रेफ़र करें तो उसे ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। दीज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ये फैसिलिटीज़ हैं इन्हें हम इकोनॉमिक और सोशल ओवरहेड भी कहते हैं। एक तरीके का ओवरहेड है, बर्डन है, यानी कि हमारे इकोनॉमी पर बर्डन है और हमारे जो है सामाजिक तौर पर ये हमारे ऊपर ओवरहेड है, एक तरीके का बर्डन है। जैसे सड़कें बनवानी पड़ती हैं सरकार को, तो सड़कें बनवाने से सरकार को डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं है, इनडायरेक्टली उसको फ़ायदा होता है ना। तो एक तरीके से ये ओवरहेड है, एक तरीके का बर्डन हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, अभी जैसे जैसे आगे बात करेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा ये बात। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्री रिक्विजिट फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन एनी इकोनॉमी। अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि किसी भी इकोनॉमी में अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आपको ग्रोथ करना है तो उसके लिए प्राइमरली यानी कि प्री रिक्विजिट है, पहले से ही होना चाहिए क्या? पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मान लीजिए, तो अगर मैं जिस जगह पर रहता हूँ ऐसे गांव में रहूँ जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा ही ना हो, 2G आता हो, 4G 5G आता ही ना हो, तो मैं वीडियो कैसे अपलोड करूँगा? राइट। उसके बाद में लाइट ही ना आए तो मैं लैपटॉप पे काम कैसे करूँगा? तो इस तरीके से मतलब बेसिक सी बात बता रहा हूँ कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। गाँव में लोग जो है खेती वगैरह करते हैं। अब आप सोचिए कि कोई गांव हो जिसमें खेती हो रही है लेकिन उसके मार्केट जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको वो मार्केट में ले जा करके बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि सड़कों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, तो उस केस में आप जो है एक अच्छा खासा डेवलपमेंट नहीं ला सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई फ्रेंड्स हमारी। ठीक है फ्रेंड, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम पहले ये जानने की कोशिश करें इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, तो उसी के बारे में ये है। देखिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्रेडिट यानी कि मार्केट से लोन वगैरह पैसों की ज़रूरत होती है, पावर की रिक्वायरमेंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, रोड्स की ज़रूरत होती है, मार्केट की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है, मैनेजरियल पर्सनल की ज़रूरत होती है, मशीनरी की ज़रूरत होती है, यहाँ पर भी पावर विद्युतीकरण वगैरह की ज़रूरत है, बैंकिंग सुविधाओं की ज़रूरत है, मार्केटिंग फैसिलिटी की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट और शिपिंग की ज़रूरत है। तो ये सारी जितनी भी फैसिलिटी हमने बात की आपसे, बैंकिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, स्किल्ड लेबर, पावर, है ना, रोड, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपकी ऑल दीज फैसिलिटी
फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टुगेदर आर रेफर्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्हीं को ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ये एक तरीके का इकोनॉमी पर और सोशल ओवरहेड होती हैं, एक तरीके की बर्डन होती है, एक तरीके के दबाव होती हैं। लेकिन अगर जो है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है, उसमें एग्रीकल्चर को ग्रो करना है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ग्रो करना है, तो उस केस में सबसे पहली ज़रूरत होगी प्री रिक्विजिट, पहले से ही ज़रूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त होना चाहिए, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया की। ठीक है, तो एक ये पूरा अभी आगे के जितना भी लेक्चर है ये इसी टॉपिक पर ही चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया के ऊपर ही। Physical infrastructure not only contribute for enhancement of productivity but also assist in realization of potential ability of human capital and create situation in which the potential can be fully exploited। ठीक है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है सड़कें हो गई फ्रेंड्स आपकी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो ये केवल जो है प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, उसके पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में भी मदद करती हैं। यानी कि आपके अंदर क्या क्षमता है उसको पहचानने में मदद करती हैं। कौन सी चीज़ें? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं जहाँ पर हम इस ह्यूमन कैपिटल के पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, फुल्ली इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अवेलेबल है, यानी अगर कहने मतलब ये है कि अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो उसका फ़ायदा ह्यूमन रिसोर्स में लिया जा सकता है। ओके, इट आल्सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन। अब अगर ऐसा होता है, यानी कि आपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाया जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ, तो ये चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है, जो आबादी है, जो जनता है, उसकी ज़िंदगी को सुधारने में मदद करती हैं। विद इन द स्कोप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, एयर ट्रांसपोर्टेशन, सी पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी पावर, टेलीकम्युनिकेशन, information technology which are often used as services are essential for productive progresses, है ना, processes of manufacturing, agriculture and service sectors। अब अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कोप की, तो इनमें आता है रोड्स आते हैं आपके, रेलवे आता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सी पोर्ट यानी बंदरगाह, समुद्री यात्रा वगैरह के लिए, इलेक्ट्रिक पावर, टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी के सभी जो है सर्विसेज के तौर पर जो है इनको रेफ़र किया जाता है कि ये सर्विस दी जा रही है। जैसे अगर आप जो है बस की सुविधा का यूज करते हैं तो एक तरीके से आपने कोई सर्विस ली। ओके, कोई प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। देखिए, एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है सर्विसेज, तो ये सर्विस है एक तरीके की। ओके, जैसे आप जाते हैं होटल में तो आप उनकी सर्विसेज यूटिलाइज करते हैं एक तरीके से। ओके, तो आर इसेंशियल फॉर प्रोडक्टिव प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर्स। ठीक है, तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे सर्विसेज का सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में ये सब चीज़ें जो है एक तरीके से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती हैं। क्या क्या? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में अब रोड, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्टेशन, सी पोर्ट, इलेक्ट्रिक पावर, टेलीकम्युनिकेशन, IT, ये सारी की सारी चीज़ें इसेंशियल हो जाती हैं किसी भी, चाहे इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे एग्रीकल्चर में काम करना हो, और चाहे सर्विस सेक्टर में आपको काम करना हो। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डायरेक्ट वेयरिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका सीधा असर पड़ता है आपकी सस्टेनेबिलिटी पर, ग्रोथ की, यानी कि आप ग्रोथ को कितना होल्ड कर पा रहे हैं, सस्टेन कर पा रहे हैं। जैसे आज इस साल आपने 8% की ग्रोथ की, अगले साल जो है आपने 8.5% की ग्रोथ की, तो अगले साल ऐसा ना हो कि नेक्स्ट ईयर आप 4% की ग्रोथ कर दें। ओके, तो मतलब सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ की और ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे कि सस्टेन रहे, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो करते रहो। अभी आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो आगे कोशिश यही रखनी कि 52,000 या 54,000 हो जाए। ऐसा ना हो कि आज आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, कल को 1 साल 2 साल बाद 10,000 रुपये हो जाती है, तो ये आपने सस्टेन नहीं किया, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा असर पड़ता है मतलब ग्रोथ पर और ओवरऑल डेवलपमेंट पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर सोचिए आप ये चीज़, रेलवे अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास रोड्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ही नहीं है, कोई एरिया है जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, अब वहाँ पता चलता है कि केवल 8 घंटे लाइट आती है, 8 आवर्स की आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, तो भाई 24 घंटे में सिर्फ 8 आवर्स अगर काम हो पाएगा तो क्या होगा, फैक्ट्री नुकसान में जाएगी। या फिर वो क्या करेंगे, जनरेटर वगैरह का इंतजाम करेंगे। जनरेटर का इंतजाम करेंगे तो डीजल की कॉस्टिंग अलग से लगेगी। अब अगर डीजल की कॉस्टिंग लगेगी तो वो
उसका असर आपके जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर वो इफेक्ट डालेगा, क्योंकि वो उसका दाम महंगा कर देंगे। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं कुल मिला करके आपके किसी भी कंट्री की ग्रोथ और उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर। इकोनॉमिक मिरेकल ऑफ हाई ग्रोथ एशियन इकोनॉमीज वाज एक्कम्पनीड बाई सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो एशियन इकोनॉमीज थी जिन्होंने खूब सारी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई हुई है, इकोनॉमिक मिरेकल कहा गया, मतलब इकोनॉमी में एक तरीके से जादू के तरीके से जो है, एक चमत्कार के तरीके से एशियन इकोनॉमी ने ग्रोथ दिखाई हुई है। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारा सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट किया गया है। यानी कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियन इकोनॉमी हैं, उन्होंने सड़कों पर, है ना, रेलवे पर, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी पर, इन सब चीज़ों पर काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। उसी का असर है कि एशियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। एविडेंस आल्सो सजेस्ट दैट क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी रिडक्शन। अब जो एविडेंस बताते हैं, जो सबूत बताते हैं कि अगर जो है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट ये पड़ता है कि गरीबी कम होती है। क्या होती है? गरीबी कम होती है अगर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मजबूत बनाया जाता है। तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, दो देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट, communication and energy sector in recent year, there are still significant gap that need to be bridged। ठीक है, तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है चेंजेस नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हुआ है, कम्युनिकेशन में भी डेवलपमेंट हुआ है, एनर्जी सेक्टर में भी पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी सारा जो है गैप है जिसे हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ आगे बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन एक्सेस अराउंड विच वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी रिवॉल्व एज it not only provides support to primary, secondary and tertiary sector of the economy but also expand capabilities of various stakeholder of development एवरीवेयर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी धुरी होती है, एक्सिस होता है ना, जैसे जो आपका चक्का होता है फ्रेंड्स, उसमें एक ऐसे रॉड लगा होता है जिसके अराउंड ये घूमता रहता है, तो वही है एक्सिस हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी धुरी है जिसके चारों तरफ जो है ये जितने भी इकोनॉमी के आपके सेक्टर हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्शियरी सेक्टर हो, ठीक है, ये सभी उसी के अराउंड में रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक एक्सिस का काम करता है जिसके चारों तरफ जो है आपके रिवॉल्व करते रहते हैं सभी के सभी सेक्टर्स इकोनॉमी के। साथ ही साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कैपेबिलिटी को भी एक्सपेंड करता है, लोगों की क्षमताओं को, सेक्टर्स की क्षमताओं को डेवलप करने में, बढ़ाने में मदद भी करता है। ओके, तो ये फ्रेंड्स हमने बात कर ली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में। तो हमने ये देखा कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोड हो गया है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एयरपोर्ट हो गए, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर हमने ये सारी बातें करी थी, जैसे मशीनरी, पावर्स, ये सारी चीज़ें जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है केवल प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि जो ह्यूमन कैपिटल है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, उसके पोटेंशियल को भी जो है फुली एक्सप्लॉइट करने में हमारी मदद करता है अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो। उसके बाद में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ये ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, लोगों की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाता है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी सड़कें आती हैं, रेलवे आता है, एयर ट्रांसपोर्ट आता है, समुद्री यात्रा वाले पूरे सिस्टम आते हैं, इलेक्ट्रिक पावर आती है, टेलीकम्युनिकेशन आता है, आईटी आती है, इन सभी को जो है सर्विसेज माना जाता है और ये सभी इसेंशियल होती हैं किसी भी जो है जगह पर अगर आपको प्रोडक्शन करना है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे सर्विस सेक्टर में, अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें बुनियादी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर काम आती हैं। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है आपकी किसी भी कंट्री की ग्रोथ में, ओवरऑल डेवलपमेंट में असर पड़ता है, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप, बढ़ेंगे तो आगे लेकिन जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सही नहीं रहता है, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। ओके, एशियन इकोनॉमी ने जो बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रोथ दिखाई हुई है उसके पीछे का कारण यही है कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है।
जो सबूत हैं, एविडेंस है, वो ये भी दिखाते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो उसका सीधा या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है गरीबी घटाने पर भी पड़ता है, लोगों की गरीबी दूर होती है। ठीक है, किसी भी एरिया में मैं बोलता हूँ कि आपके गांव के आसपास में अगर कोई फैक्ट्री लग जाए और वहाँ पर 2-4 हज़ार वर्कर्स को अगर काम मिल सकता है तो भाई वो 2-4 हज़ार जो है किसी न किसी घर को बिलोंग करते हैं और उन घरों में कुछ ना कुछ पैसे जाने शुरू होंगे, ऑब्वियसली पॉवर्टी जो है घटेगी ही घटेगी। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे यहाँ एशियन कंटेक्स्ट में बात की गई कि एशिया की इकोनॉमी में मिरेकल हुआ, इकोनॉमी बहुत तेज़ी से, एशिया मतलब चाइना वगैरह सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर बात की जाए इंडियन कंटेक्स्ट में तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट हुआ है, ट्रांसपोर्ट में काफ़ी सारा, कम्युनिकेशन में और एनर्जी सेक्टर वगैरह में रिसेंट ईयर में काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी गैप है जो है जिनको हमें दूर करने की ज़रूरत है। फिर आगे बात हमने की कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी धुरी है, एक ऐसी एक्सिस है जिसके चारों तरफ जो है इकोनॉमी के जो सभी सेक्टर्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, उसी के चारों तरफ ये जो है रिवॉल्व होते रहते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। ओके, उसके बगैर ना प्राइमरी सेक्टर जो है, ना सेकेंडरी और ना ही टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमी का इंप्रूवमेंट दिखाएगा। बट आल्सो एक्सपैंड कैपेबिलिटी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना केवल इन सेक्टर्स को आगे बढ़ने में मदद करता है बल्कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, मतलब इसके अलावा भी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं का फ़ायदा ले रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी एक्सपैंड हो जाती है। स्मॉल एंड टाइनी बिजनेसेस एंड इंटरप्राइजेज स्प्रेड ओवर द कंट्री साइड नीड एक्सेस टू गुड क्वालिटी एंड रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर डेवलपमेंट। जो छोटे छोटे और स्मॉल और टाइनी जो बिजनेसेस हैं, इंटरप्राइजेज हैं, जो कि मतलब जो है पूरे देश में चारों तरफ फैली हुई हैं, उनको अच्छी क्वालिटी का और विश्वसनीय भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उनके डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा और रिलायबल, जो अच्छी क्वालिटी का और रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सेवरल गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो है डेवलपमेंटल जो है प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं ग्रामीण भारत में। तो फ्रेंड देखिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है प्लान लॉन्च किए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर रूरल बैंकिंग पढ़ रहे हैं, तो हम रूरल बैकग्राउंड में ही ज़्यादा बात करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है वो एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है, यानी कि मुख्य बॉडी है फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, रेगुलेशंस एंड एक्ट पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर एंड थ्रस्ट एरिया इज एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, फिशरीज, पोल्ट्री, डेयरी विच आर प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द रूरल बिजनेस एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये एपेक्स बॉडी है, यही सारी पॉलिसीज, रेगुलेशंस और एक्ट वगैरह बनाते हैं जिससे कि रूरल सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद इनका जो जोर है वो एग्रीकल्चर पर, खेती बाड़ी पर, हैंडीक्राफ्ट जो हस्तशिल्प होता है, ठीक है, फिशरीज मछली पालन, मुर्गी पालन, डेयरी है ना, इन सभी पर जो है फोकस रखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ठीक है, इन चीज़ों पर, एग्रीकल्चर पर, फिशरीज पर, पोल्ट्री वगैरह पर, क्योंकि ये प्राइमरी कंट्रीब्यूटर, ये मुख्य कंट्रीब्यूटर हैं, एक तरीके से कह लीजिए प्राथमिक कंट्रीब्यूटर हैं रूरल बिजनेस और इकोनॉमी में। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बिजनेस और इकोनॉमी की बात की जाए तो ये मेन रूप से, यानी कि सबसे ज़्यादा तो खेती जो है कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी में वहाँ पर। फिर आपका मछली पालन वगैरह हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मवेशी पालन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है लोग करते रहते हैं। अब प्राइमरी हिंड्रेंस टू द ग्रोथ इन रूरल प्रोडक्टिविटी एंड सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इज लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब जो मेन हिंड्रेंस है, शुरुआती तौर पर जो बाधाएं हैं उनमें क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास लैक है, कमी है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्लीन वाटर नहीं, सैनिटेशन है। मैंने आपको बताया कि कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अभी 4 घंटे 5 घंटे अभी भी लाइट आती है, लगातार लाइट आपको अवेलेबल नहीं रहती है। तो ऐसे केस में जब या रोड नहीं बने हुए हैं, कच्चे रोड हैं, अभी भी पक्के रोड नहीं बने हैं, तो ऐसे केस में आप अच्छा ग्रोथ कैसे दिखा पाओगे? जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप कौन सी प्रोडक्टिविटी दिखा पाएंगे? ओके, तो प्राइमरी जो बाधाएं हैं किस चीज़ में, बाधाएं किस चीज़ में आ रही है? रूरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में और साथ ही साथ में इकोनॉमी का ग्रोथ। अगर रूरल प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ नहीं आएगी तो इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगा। तो इन सभी के पीछे जो अभी बाधाएं हैं वो क्या हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर और ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। फार्मर्स एंड कैजुअल वेज वर्कर अकाउंट फॉर रफली 90% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन।
ठीक है, इन रूरल एरिया। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसमें किसान और डेली वेज वर्कर कह लीजिए, कैजुअल वर्कर मतलब जिनकी लगातार नौकरी नहीं होती है, ओके। तो किसान और कैजुअल वर्कर अगर दोनों को ले लिया जाए तो ये 90% जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उसमें से 90% यही हैं, किसान और कैजुअल वर्कर्स, ओके। और अ हेल्दी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम विल सर्टेनली हेल्प इन अचीविंग फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द कंट्री। तो अगर जो है एक हेल्दी ग्रोथ हो जाए इनकी रेट ऑफ इनकम में, कहने मतलब किसानों और जो डेली वेज वर्कर हैं इनकी इनकम में अगर अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया जाएगा तो उससे ओवरऑल जो है इकोनॉमी भी हमारी कंट्री की तेज़ी के साथ ग्रो करेगी। जैसे अभी डेली का एक लेबर का मान लीजिए 300 रुपये दिहाड़ी है, बोलते हैं दिन भर में उसको अगर काम करेगा तो 300 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर ये जो है धीरे धीरे करके अगर 1000 रुपये पर डे हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली बहुत सारा जो है ग्रोथ होगी और उस ग्रोथ के बदले में हमारी इकोनॉमी भी तेज़ी के साथ ग्रो करेगी। इन सक्सेसिव यूनियन बजट्स मैनी प्रोग्राम एंड स्कीम हैव बीन अनाउंस फॉर रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर को, जैसे कि मोदी जी ने मतलब मोदी जो गवर्नमेंट अभी वर्तमान में हमारी चल रही है, इन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की इनकम को दूना करना। इस तरीके की बहुत सारी स्कीम जो है चली हुई हैं, ठीक है। टू रिफॉर्म एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए। दीज प्रोग्राम स्कीम्स रिवॉल्व अराउंड इन्वेस्टमेंट एंड इंसेंटिव टू द इंस्टीट्यूशन इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये जो भी स्कीम्स हैं वो किस बात पर निर्भर करती हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो कंपनियां, वो संस्थाएं जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, उनमें वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और उनको कितना इंसेंटिव दिया जा रहा है। मतलब कहने का कि जैसे ग्रामीण एरिया में मान लीजिए जो है अगर गन्ना की जो है गन्ना मिल लगाई जाए, मतलब कि जो है शुगर मिल लगाई जाए, जिससे कि चीनी का प्रोडक्शन हो सकता है, तो भाई लगभग 300-400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है यहाँ पर। कितने का? 300-400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट, अब ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और साथ ही साथ में अब यहाँ पर हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है 20% की सब्सिडी ऑफर करे कि ठीक है आप अगर ये लगाते हैं तो हम 60 करोड़ हम खुद आपको देंगे, 300 करोड़ का 20% हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके के प्रोग्राम्स के अराउंड में ही ये जो स्कीम चली यूनियन बजट वगैरह में, वो इसी बात पर ही डिपेंड की कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाया जा सके एग्रीकल्चर में और साथ ही साथ उनको कुछ इंसेंटिव दे करके इस काम में जो है इन्वॉल्व किया जा सके सभी जो इंस्टीट्यूशन है जो कि रूरल डेवलपमेंट वगैरह में काम कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ प्लेस्ड ग्रेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रूरल एंड सोशल सेक्टर। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने जोर दिया एग्रीकल्चर पर, किसानों के भलाई पर, ग्रामीण और सामाजिक जो है सेक्टर की भलाई पर जो है यहाँ पर जोर दिया गया है। सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड रिवाइव द रूरल डिमांड व्हिच विल इस पर फार्मर्स वेलफेयर। बहुत सारी कोशिशें की गई हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट किया जा सके ग्रामीण एरिया में, ताकि जो है रूरल एरिया में डिमांड को रिवाइव किया जा सके, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में डिमांड बढ़े। जितना ज़्यादा डिमांड होती है फ्रेंड्स उतनी ही ज़्यादा सप्लाई होती है और उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ग्रामीण जो लोग हैं, किसान हैं, उनका वेलफेयर होगा, उनका भला होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर हैव एलोकेटेड 1,23,018 करोड़ रुपए, यानी कि 1,23,018 करोड़ रुपीज़ इंटू 21-22 बजट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर ने 1,23,018 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं 2021-22 के बजट में, जो कि 19-20 के बजट से 14% ज़्यादा है। किसके लिए? किसानों के भलाई के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर के इनकम को बढ़ाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पावर आता है, ब्रिज आते हैं, डैम आते हैं, रोड आते हैं और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बिजली होनी चाहिए, पुल होने चाहिए, डैम आपके जो बांध होते हैं ना, भाखड़ा नांगल बांध वगैरह, इस तरीके डैम होने चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, शहरी क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सभी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ही आते हैं। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट की, इंडेक्स की, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI। तो ये 2018 में जो इंडिया की रैंक थी वो 44 थी 160 कंट्री में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का मतलब होता है कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचने में कितनी आसानी हो रही है। इसके लिए 5-6 फैक्टर्स को कंसिडर करके चला जाता है। तो उसमें हमारी कंट्री जो है ठीक ठाक पोजीशन है। अगर आप देखें तो 44वीं पोजीशन है 160 कंट्रीज़ में। मैंने नेट पे जो सर्च किया था ये 2018 में ही इसका
रिपोर्ट आई है, अभी इसके बाद में 2022 में अभी तक जारी नहीं की गई, मतलब 2018 के बाद में ये रिपोर्ट जारी नहीं हुई है फ्रेंड्स। ओके, तो लेटेस्ट जो डेटा है वो यही है कि वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो रिपोर्ट है, LPI जो रिपोर्ट है, उसमें इंडिया 44th रैंक पर है 160 कंट्री में। ओके, यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमारी अच्छी है एक हिसाब से, यानी एक जगह सामान दूसरी जगह पर ये डिलीवर करने में थोड़ा सा राहत है, ऐसी बात नहीं है। ओके, इनफैक्ट आप सोचिए कि वो कंट्री जो पहली पोजीशन पर होगी, यानी कि वहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह पर सामान शिफ्ट करना बहुत आसान होगा, बहुत आसानी से सामान पहुँच रहा है। देखिए बड़ी सीधी सी बात है फ्रेंड्स, देखिए जैसे मैं बात करता हूँ ना, ये जो हम लोग नारियल पानी पीते हैं, जो कच्चे नारियल होते हैं इनका हम नारियल पानी पीते हैं, तो अगर ये हम साउथ वगैरह में जाएं तो वहाँ मेरे ख्याल से ये 5 रुपये का एक नारियल पानी आपको पड़ता है, राइट। एक जो अगर आप नारियल लेते हैं तो 5 रुपये 10 रुपये का होगा हार्डली, या हो सकता है और भी सस्ता हो, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन वही जो है अगर आप इधर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वगैरह में यही पीते हैं तो वो आपको 50 रुपये का पड़ जाता है। तो ऐसा क्या होता है, जब वहाँ चीज़ 10 रुपये की है तो फ्रेंड्स यही है ना कि वहाँ 10 रुपये की है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक लाने में अगर सोचिए एक ट्रक में वो माल भरवा करके भी लाता है, तो भाई कम से कम साउथ से यहाँ तक लाने में, यानी कि जो है केरला तमिलनाडु वगैरह जहाँ भी होता है ये ज़्यादा मात्रा में, वहाँ से यहाँ लाने में अब मान लीजिए कि उसको कुछ नहीं तो 1-8 लाख रुपए का जो है भाड़ा देना पड़ता है, यानी कि जो है फ्लाइट चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ें जुड़ जाड़ करके जो है ये 50 रुपये का हो जाता है। अब इसी जगह पर यदि हमारे पास कोई चीप मेथड अवेलेबल हो कि ये जो सामान है इसको 10 रुपये का नारियल लाने में यहाँ तक हमारे पीछे सिर्फ 2 रुपये खर्चा हो, सोचिए एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें ट्रांसपोर्टेशन से 2 रुपये खर्चा हुए, वहाँ की चीज़ 10 रुपये की 12 रुपये में अगर यहाँ पहुँच जाती है 2 रुपये में, तो अगर वो 12 रुपये में यहाँ पहुँचेगी तो 15 रुपये में जो है सेल आउट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा सबको। ओके, तो वही बोल रहा था मैं कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का ये इफेक्ट होता है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज की ड्राइवर फॉर इंडियन इकोनॉमी के ड्राइव करने में, आगे बढ़ाने में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का काफ़ी अच्छा रोल है। द सेक्टर इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपेलिंग इंडियाज ओवरऑल डेवलपमेंट एंड इंजॉयज इंटेंस focus from government for initiating policies that would ensure time bound creation of world class infrastructure in the कंट्री। जो सेक्टर है वो जिम्मेदार है ओवरऑल हमारे देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट का इंटेंस फोकस है इस सेक्टर पर। ओके, ताकि ऐसी पॉलिसीज इनिशिएट की जाएं और उनसे टाइम बाउंड जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जा सके हमारे देश में। ओके, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। बोलते हैं ना, जैसे अभी आप दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ आप बड़ी तारीफ़ करते हैं कि मतलब मैं अमेरिका में था, मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैंने एक फ़ोन किया, 911 को फ़ोन कर दिया और 911 से पता चला कि वो एम्बुलेंस भिजवा दी उन्होंने, है ना। उसी तरीके के तर्ज पर अगर अब आप देखें हमारे देश में तो 112 नंबर है, मेरे ख्याल से ऑल इंडिया लेवल पर है 112 नंबर। अगर आप इसको डायल करते हैं तो आपको कई तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल मिलना शुरू हो गई हैं। तो ये होता है फ्रेंड जो है वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना। जैसे अगर अच्छे लेवल की सुविधाएं नहीं उपलब्ध होंगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे अभी रिसेंट में बेंगलोर में जो है जब बारिश हुई थी तो पूरा का पूरा बेंगलोर जो है 2 दिन के लिए हाल्ट हो गया था। 2 दिन के लिए एकदम पूरी तरह से इंडस्ट्रीज सारी बंद थी, खास करके जो है सिलिकॉन वैली इफेक्ट हुई। मेरे ख्याल से 4,000 करोड़ रुपए का 2 दिन के अंदर में नुकसान हुआ था, वो जितनी भी कंपनियां वहाँ पर थी। ओके, तो ये क्या चीज़ का इफेक्ट दे रहा है, आप सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा असर है कि बारिश इतनी हो गई कि रोड जाम हो गए, सब जगह पानी ही पानी है, और पानी होने की वजह से ओवरऑल 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान अगर 2 दिन में हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मतलब जो है कितना बड़ा लॉस हमने वियर किया हुआ है इस जगह पे, राइट। अब इसी जगह पे अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हो कि बारिश हुई, रेन वाटर ऐसे अरेंज हो गया कि पता भी नहीं चला, तो भाई ये 4,000 करोड़ रुपए इकोनॉमी में ही तो आते, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वही बोल रहे हैं कि ये सेक्टर जो है ओवरऑल इंडिया की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उसमें मदद करेगा। इसमें गवर्नमेंट का पूरा फोकस है ऐसी पॉलिसीज़ बनाना ताकि जो है समय रहते हुए टाइम बाउंड मैनर में ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेलेबल करवाया जा सके। यूनियन बजट 2021 में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जोर दिया, मैसिव थ्रस्ट दिया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, और इसको 2,33,083 करोड़ रुपए यानी कि नियरली 32 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को टू इन्हेंस द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लाने के लिए 2 लाख यानी कि 2,33,083 करोड़ रुपये जो है अलॉट किए गए हैं, या अमेरिकन डॉलर में 32 बिलियन डॉलर जो है अलॉट किए गए हैं केवल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह पर सामान आसानी से
ले जा सके फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ हमने बात कर ली जो है जो छोटे और स्मॉल साइज़ की जो बिजनेस और एंटरप्राइजेज हैं जो कि पूरी मतलब देश में चारों तरफ फैले हुए हैं, उनको अपने डेवलपमेंट के लिए जो है अच्छी क्वालिटी का और विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया सड़कें, बिजली है ना, इसके बाद में इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाती हैं। तो अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ को इंक्रीज करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है प्रोग्राम लॉन्च करे हुए हैं रूरल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। इसका जो मेन काम देखता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखता है, वही जो है पॉलिसीज वगैरह बनाता है। ठीक है, ताकि जो है जो रूरल एरिया है उसका डेवलपमेंट किया जा सके। यहाँ पर एग्रीकल्चर पर फोकस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उनका फोकस एग्रीकल्चर पर, हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो है हस्तशिल्प वगैरह पे, फिशरीज पर, मछली पालन, पोल्ट्री, डेयरी, यानी कि ग्रामीण एरिया में जो कुछ भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स हैं उन सब पर फोकस करके स्कीम्स को लाया गया है। ओके, इसमें जो मेन बाधा है, प्राइमरी हिंड्रेंस है हमारी, रोक जो बन रही किसमें, रूरल प्रोडक्टिविटी हमारी नहीं बढ़ पा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी वजह से नहीं हो पा रही, उसके पीछे जो मुख्य बाधा है वो है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर और सैनिटेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो किसान हैं, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, वेज वर्कर हैं, यानी कि जो दिहाड़ी वर्कर हैं, वो सब मिला करके 90% जो है वर्किंग पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन वर्क करती है, ऐसी पॉपुलेशन जो कमाई करती है, काम करती है, उनमें 90% किसान और डेली वेज वर्कर हैं। कहाँ? ग्रामीण एरिया की बात हो रही है। ओके, अगर इनकी इनकम को बढ़ाया जाए तो उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी होगी और इनकी जो ज़िंदगी होगी, दोनों में अच्छा परिवर्तन आएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ठीक है, इसके लिए जो काफ़ी सारे जो यूनियन बजट आए हैं उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम और स्कीमें लॉन्च की हैं ताकि एग्रीकल्चर को रिफॉर्म किया जा सके, वहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। ये जो प्रोग्राम्स और स्कीमें हैं इनमें इन्वेस्टमेंट की बात होती है और इंसेंटिव की बात होती है। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है करेंगी वो इंस्टीट्यूशन जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, वो इन्वेस्टमेंट करेंगी और बदले में गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव भी इनको ऑफर करती है। उसके बाद में गवर्नमेंट जो है ने ज़्यादा जोर दिया हुआ है किस पे? एग्रीकल्चर और किसानों के वेलफेयर पर दिया हुआ है, रूरल और सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया हुआ है। बहुत सारी कोशिशें की गई हैं कि ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण एरिया में एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी को जो है व्यवसाय को डेवलप किया जा सके, ताकि ग्रामीण एरिया में डिमांड बढ़े और जिसकी वजह से ग्रामीणों का या किसानों का भला हो सके, वेलफेयर हो सके। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर है उसने 1.23 करोड़ मान लीजिए, है ना, यानी कि 1,23,018 करोड़ रुपए 2021-22 के बजट में अलॉट किया हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो कि 19-20 के बजट से 14% ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बिजली, आपका पावर, ब्रिज यानी कि पुल, डैम, बांध, रोड, सड़कें और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो इंडिया ने 2018 में जो रैंक थी वो 44th रैंक थी 180 कंट्री में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, LPI कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड बैंक लॉन्च करता है। 2018 में हमारी रैंक कितनी थी? तो 44वीं रैंक थी 160 कंट्रीज में। ओके, यानी कि लॉजिस्टिक एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में हमारी स्थिति ऐसी है, 44वीं रैंक पर हम होल्ड कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए की ड्राइवर है, मुख्य जो है ड्राइवर का काम यहाँ पर करेगा। ये सेक्टर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है हाईली रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की ओवरऑल डेवलपमेंट के बढ़ावा देने में, और साथ ही साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा जोर है कि इनिशिएट की जाए ऐसी पॉलिसी जिससे समय के टाइम बाउंड मैनर में, यानी कि जैसे 2025 तक, 2018 तक, 2022 तक, इस तरीके टाइम बाउंड मैनर में वर्ल्ड क्लास की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को यहाँ पर अवेलेबल करवाया जा सके। ओके, उसके बाद में यूनियन बजट 2021 में गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसी वजह से 32 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए पैसा अलॉट किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कितना दिया गया? 32 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर दिए गए। ये इतना नियर बाई नंबर से याद रखना मुश्किल होगा फ्रेंड्स। ओके, तो बस ओवरऑल एक ध्यान रखिए कि हाँ क्या बात हो रही है। ओके, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स।
गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP को जो है एक्सपेंड कर दिया है 7400 प्रोजेक्ट्स तक। ठीक है, तो यानी कि अब 7400 प्रोजेक्ट जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत आएंगे। बात ये होगी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, तो ये थोड़ा सा 2 लाइन में देख लेते हैं। NIP क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज अ ग्रुप ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स विद एन इनिशियल सैंक्शन अमाउंट ऑफ 102 लाख करोड़। ठीक है, तो ये NIP जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है, ये है ग्रुप ऑफ सोशल और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सामाजिक और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मिला करके जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को एक साथ मिलाया गया है और उनको अगले 5 सालों में कंप्लीट किया जाना है। 102 लाख करोड़ रुपए का इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया गया है, सैंक्शनिंग अमाउंट दी गई है। तो वही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को 7400 प्रोजेक्ट तक जो है NIP को जो है 7400 प्रोजेक्ट इसमें अब शामिल कर लिए गए हैं, जिसमें से 217 प्रोजेक्ट जो कि 1.1 लाख करोड़ या 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर हैं 2020 तक कंप्लीट किए जा चुके हैं। यानी कि टोटल 7400 प्रोजेक्ट कंप्लीट होने, जिसमें से 217 प्रोजेक्ट जो है 2020 तक कंप्लीट किए जा चुके हैं, जिसमें 1.1 लाख करोड़ रुपीज़ खर्चा हो चुके हैं। थ्रू द NIP गवर्नमेंट इन्वेस्टेड अमेरिकन डॉलर 1.4 ट्रिलियन इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज ऑफ जुलाई 2021। ठीक है, तो NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है, 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जुलाई 2021 तक। डेटा आप देख रहे हैं, 1.4 ट्रिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया जा चुका है 2021 तक। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैज़ बिकम द बिगेस्ट फोकस एरिया फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस का एरिया हो गया है और गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया जाएगा 2019 से 2023 के दौरान, ताकि एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, एक ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जो कि रिटेन किया जा सके, सस्टेनेबल हो। गवर्नमेंट ने साथ ही साथ सजेस्ट किया है इन्वेस्टमेंट करेगी 50 लाख करोड़ का, कितने का? 50 लाख करोड़ का या 750 बिलियन अमेरिकन डॉलर का फॉर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग 18 से 30। 2018 से लेकर के 2030 तक भारत सरकार जो है 50 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, उसके बाद इंडिया के पावर सेक्टर की बात करें, देखिए रेलवे, सड़क चाहिए आपको, सड़कें चाहिए, रेलवे चाहिए, उसके बाद में पावर इंडस्ट्री चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो उसी में गवर्नमेंट ने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश, उसी के बारे में बात हो रही है। तो इंडियन पावर सेक्टर इटसेल्फ हैज सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल एज मच एज द सेक्टर इज फोरकास्टेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ 128 से 135 बिलियन डॉलर बिटवीन 2019 से 2023। ठीक है, 2019 से 2023। तो इंडिया का जो पावर सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है, उसमें भी जो है मतलब पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की, और ये माना जा रहा है कि जो है 2019 से लेकर के 2023 के बीच में 128 से 135 बिलियन अमेरिकन डॉलर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में फर्दर अगर हम बात करें, फ्यूचर ऑफ पावर सेक्टर लुक्स ब्राइट। हमारे यहाँ का जो पावर सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सेक्टर है, वो ब्राइट दिखता है, क्योंकि 2026-27 तक जो हमारी ऑल इंडिया पावर जनरेशन की कैपेसिटी होगी 620 गीगावाट की होगी। ठीक है, 2026-27 तक 620 गीगावाट की कैपेसिटी हमारी पावर जनरेशन की हो चुकी होगी, जिसमें से कोयला और जो है मतलब 38%, 38% जो है कोयले से हम प्रोडक्शन करेंगे और 44% हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। 38% कोयले से प्रोडक्शन होगा और 44% जो है रिन्यूएबल एनर्जी से। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी जिसको दोबारा से जनरेट कर सके, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी का वो एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद में बात करें हम आगे, तो इंडिया का जो कोर सेक्टर है, इंडिया का कोर सेक्टर की ग्रोथ जो है 9.4% थी 2021 में, जबकि पिछले साल अगर इसी महीने में बात करें तो 7.6% का डिक्लाइन था। इंडिया का जो कोर सेक्टर है उसकी ग्रोथ जो है जुलाई 2021 में 9.4% की थी, जबकि अगर एक साल पहले जाएं, यानी कि जुलाई 2021 की जगह पर आप जुलाई 2020 चले जाइए, जून जुलाई 2020 चले जाइए, तो वहाँ पर 7.6% की डिक्लाइन थी। और ऐसा डिक्लाइन क्यों हुआ था? क्योंकि कोविड-19 का जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा हुआ था, उसकी वजह से जो है फैक्ट्रियाँ बंद थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। ओके, तो उसकी वजह से डिक्लाइन हुआ था। लेकिन अभी क्या है, कोर सेक्टर ग्रो कर गया है 9.4%
से ग्रो कर रहा है जुलाई 2021 में अगर बात करें। अब ये बात होगी कि इंडिया का जो कोर सेक्टर है उसमें क्या चीज़ आती है, तो इंडिया का जो कोर सेक्टर है उसमें आते हैं 8 कोर इंडस्ट्री। ध्यान देंगे, इंडिया के कोर सेक्टर में 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं, जिसमें आपका कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें आपके इंडिया के कोर सेक्टर में आती हैं। अगर बात करें प्रोडक्शन ऑफ कोल की, नेचुरल गैस की, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री की, तो ये इंक्रीज हुआ है जुलाई 2021 में ओवर द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। यानी कि जुलाई 2020 में अगर हम देखें, जुलाई 2020 देखें और जुलाई 2021 देखें, तो जो है इसमें इंक्रीज हुआ है, इनके प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डेटा। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो है ये सभी जो सेक्टर्स हैं आपके कोर सेक्टर में, चाहे कोयले का प्रोडक्शन हो, चाहे नेचुरल गैस, चाहे रिफाइनरी प्रोडक्ट हो, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, स्टील हो, सीमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, इन सभी में प्रोडक्शन में तेज़ी आई है जुलाई 2021 में। ओके, केवल क्रूड ऑयल ऐसा था, क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में जो है ड्रॉप हुआ है 3.2% का। ओके, यानी कि केवल क्रूड ऑयल है जिसमें घटत आई है, बाकी सब जो 8 कोर सेक्टर हैं उन बाकी सब में बढ़त ही आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो ये जो है जून 2021 में 9.3% के हिसाब से एक्सपैंड हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो 9.3% इंक्रीज हुआ है जून 2021 में। उसके बाद में अप्रैल से जुलाई 2021-22 में सेक्टर 21.2% जो है ग्रो किया है कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर हम देखें अप्रैल से जुलाई 2021-22 में 21.2% की जो है ग्रोथ यहाँ पर देखी गई है। उसके बाद में इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मार्केट हैड 6.5 बिलियन टर्नओवर ड्यूरिंग 2020 डिस्पाइट पैंडेमिक। इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी कि कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट की जो मार्केट है उसमें जो है 6.5 बिलियन का टर्नओवर था, बिलियन डॉलर का 2020 के दौरान, जबकि जो है कोविड-19 की पैंडेमिक चल रही थी। मतलब कितनी बड़ी आप अगर देखो तो कितना जो ये एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है मार्केट कितनी बड़ी है अपने आप में, 6.5 बिलियन का टर्नओवर यहाँ पर दिखाया गया है। द गवर्नमेंट्स विजन प्लान 2030 proposed an action plan to become a manufacturing and export hub for construction equipment and propel the development of world class infrastructure in the country। तो गवर्नमेंट का जो विजन प्लान है 2030 का, उसके हिसाब से ऐसे एक्शन प्लान प्रपोज किए गए हैं ताकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के हब बन सकें। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे अपने यहाँ और उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे, खास करके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आपका जैसे बिल्डिंगें बनती हैं तो उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लगते हैं, जो भी मशीनरी लगती है, सड़कें बनती हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन के काम में जो भी मशीनरी लगती है उसी को ही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनते हैं, कहते हैं हम। ठीक है, तो गवर्नमेंट का विजन है कि 2030 तक जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की अपने देश में और इनको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट का हब बन जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपना सामान बेच सकें। ओके, और इसी के साथ में ही जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का है उसको वर्ल्ड क्लास के लेवल पर हम डेवलप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओके, तो ये बातें हो गई फ्रेंड। जो है देखिए सब जनरल सी बातें हो रही, कोई जो है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बात यहाँ पर नहीं हो पा रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP को जो है एक्सपेंड कर दिया, उसमें टोटल 7400 प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। NIP क्या है? इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जो कि सोशल और इकोनॉमिक से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जिनको 5 साल में कंप्लीट किया जाना है और 102 लाख करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं। ओके, तो टोटल 217 जो प्रोजेक्ट हैं उनको जो है 2020 तक कंप्लीट कर दिया गया, जिनमें कुल मिलाकर के $15 बिलियन लगे हुए हैं। उसके बाद में थ्रू NIP गवर्नमेंट ने जो है 1.4 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने की बात कही है जुलाई 2021 तक। ठीक है, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा फोकस वाला एरिया हो चुका है और इंडिया ने यानी हमारे सरकार ने, हमारे देश ने प्लान किया हुआ है कि 1.4 ट्रिलियन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे 2019 से लेकर के 2023 तक, ताकि एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ रुपए जो है खास करके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे 2018 से लेकर के
2030 तक $750 बिलियन जो है 2018 से लेकर के 30 तक जो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि रेलवे डिपार्टमेंट को, रेलवे लाइनों को, रेलवे स्टेशंस को सुधारा जा सके। उसके बाद में इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसमें भी वो भी जो है मतलब उसका भी भविष्य उज्ज्वल है। वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट जो है 2019 से लेकर के 2023 के बीच में 128 से लेकर के 135 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद की जा रही है। उसके बाद में जो हमारा पावर सेक्टर है उसके अगर भविष्य की बात करें तो 2026-27 तक जो हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 630 गीगावाट हो जाएगी, 630 गीगावाट हो जाएगी। उसके बाद में जिसमें से 38% हम कोयले से प्रोडक्शन करेंगे और 44% रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। ये फिगर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 620 गीगावाट, 38% कोयले से और 44% रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। उसके बाद इंडिया का जो कोर सेक्टर है, ये फिगर आप ध्यान रख सको, जो अभी बता रहा हूँ इसको ध्यान रख सके तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया का जो कोर सेक्टर है उसने जुलाई 2021 में ग्रोथ दिखाई हुई है, ठीक है, 9.4% की, जबकि पिछले साल उसी समय पे यानी कि 2020 में 7.6% की डिक्लाइन थी, क्योंकि कोविड चल रहा था। तो जब कोविड का इफेक्ट था तो वहाँ पर उसकी वजह से क्या हुआ कि जो है जो हमारा इंडिया का कोर सेक्टर था उसमें डिक्लाइन आया, लेकिन जब ये सारी चीज़ें ठीक हुई तो हमने फिर से 9.4% की इम्प्रूवमेंट दिखाई है। कोर सेक्टर में, इंडिया के कोर सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे देश की, जिनमें हम कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं। जिसमें से अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो कोल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी में इंक्रीज हुई है जुलाई 2021 में अगर देखा जाए। जुलाई 2020 से और जुलाई 2021 में अगर देखा जाए तो इसमें इम्प्रूवमेंट आया है। केवल क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में ड्रॉप हुआ है 3.2% का, केवल क्रूड ऑयल का। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो ये भी जून 2021 में 9.3% इंक्रीज हुआ है। और अगर अप्रैल से जुलाई 2021-22 की बात करें तो 21.2% एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है पिछले साल के मुकाबले। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसी समय की बात करें, अप्रैल से जुलाई 2020-21 की अगर हम बात करें और नए साल में 21-22 की अगर बात करें तो 21.2% का इंक्रीज हुआ है। इंडिया का जो इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो मार्केट है उसने जो है 6.5 बिलियन का टर्नओवर दिया था 2020 में, जबकि पैंडेमिक यानी कि कोविड का प्रॉब्लम चल रहा था उसके बावजूद भी। ओके, तो इसीलिए इस बात को इस चीज़ को मतलब जो है नोटिस करते हुए इंडिया की गवर्नमेंट ने एक विजन बनाया है कि 2030 तक जो है हमको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बन जाना है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के क्षेत्र में, जिससे कि वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री में लाया जा सके, डेवलपमेंट को किया जा सके। ओके, उसके बाद आगे बात करेंगे सम ऑफ द की हाइलाइट्स ऑफ रीसेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रपोजल ऑफ बजट 2021। ठीक है, तो 2021 के बजट में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर के, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और उसी के साथ में हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होगा। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट्स में क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, क्या क्या प्रोजेक्ट, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसी सारे के बारे में हमें यहाँ बात करनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC और साथ ही साथ में 10 राज्यों के जो है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का एक प्रोजेक्ट साइन किया है, ताकि इंडियन गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म डैम सेफ्टी प्रोग्राम को और इम्प्रूवमेंट सेफ्टी और परफॉर्मेंस एग्जिस्टिंग डैम अक्रॉस वेरियस स्टेट। ठीक है, तो ये जो डैम की सेफ्टी का प्रोग्राम लाया गया था इसमें $250 मिलियन का समझौता हुआ है। किसके किसके बीच में? वर्ल्ड बैंक के बीच में, सेंट्रल वाटर कमीशन के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। साथ ही साथ में 10 राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, ताकि जो डैम है उनकी सेफ्टी को बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ में जो डैम पहले से हमारे देश में है उनकी जो सेफ्टी है और उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको जो है इम्प्रूव किया जा सके। इसी तरीके से भारतमाला परियोजना लाई गई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने अनाउंस किया है 1080 किलोमीटर का, ठीक है, 1080 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने। 25,370 करोड़ रुपए का, यानी कि 25,370 करोड़ रुपीज़ का या $33.4 बिलियन का एक प्रोजेक्ट लाया है। इसे भारतमाला परियोजना बोला गया है। 1080 किलोमीटर का रोड बनेगा इसमें, ठीक है, भारतमाला परियोजना के तहत। द एम्बिशियस रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स दैट एम टू बिल्ड हाईवे फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड देन कवर द इंटायर स्ट्रिंग ऑफ हिमालयन टेरेटरीज। ठीक है, तो जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों से होते हुए हाईवे जाएंगे और साथ ही साथ में हिमालयन टेरेटरी में जितने भी आपके आते हैं
राज्य वगैरह वो सब भी इसमें कवर किए जाएंगे भारतमाला परियोजना के तहत, जो कि 1080 किलोमीटर का हाईवे का प्रोजेक्ट है। इसकी जो कास्टिंग है 3.4 बिलियन डॉलर की है। तो ये भी जो है 2021 के बजट में अनाउंस किया गया था। साथ ही साथ में 165 करोड़ रुपए या 22 मिलियन डॉलर जो है अवेलेबल करवाए गए हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड इंटर स्टेट कनेक्टिविटी स्कीम 2022 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड इंटर स्टेट कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 165 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। उसके बाद में रूफ टॉप सोलर आरटीएस, रूफ टॉप सोलर यानी कि छत के ऊपर लोग जो है सोलर पैनल लगवाएं, इसको इनकरेज करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में, कंट्री में और ख़ास करके जो है ग्रामीण एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रूफ टॉप प्रोग्राम को, सोलर प्रोग्राम का फेज़ 2 लॉन्च किया है। इज अंडरटेकिंग रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज़ 2, जिसमें इन्होंने एम किया हुआ है कि रूफ टॉप सोलर की कैपेसिटी को 4000 मेगावाट का रेजिडेंशियल जो है सेक्टर में 2022 तक इंस्टॉल करना है, जिसमें सब्सिडी का प्रोविज़न होगा। ओके, तो यानी कि रूफ टॉप सोलर का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, जिसमें फेज़ 1 हो चुका था। फेज़ 2 की बात की गई जो है 2021 के बजट में कि यहाँ पर फेज़ 2 लाया जाएगा, जिसमें रूफ टॉप सोलर जो है इंस्टॉल करवाए जाएंगे घरों में, जहाँ पर लोग निवास करते हैं वहाँ पर इंस्टॉल करवाया जाएगा। 4000 मेगावाट का जो है ऐसा इंस्टॉलमेंट किया, मतलब सब मिला करके पूरे देश में 4000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा सोलर से, ऐसी कोशिश की जाएगी 2022 में। और यहाँ पर इसको बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी का प्रोविज़न किया गया है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए का आप सोलर पैनल लगवाते हैं पूरा सेटअप, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको 40,000 रुपये रिफंड कर दे। जस्ट एन एग्जांपल, सब्सिडी का यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है। कितना किया गया है वो देखना पड़ेगा, बट सब्सिडी दे करके इसको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लॉजिस्टिक डिवीज़न ने प्लान दिया हुआ है फ्राइट स्मार्ट सिटीज़, ठीक है, यानी कि स्मार्ट सिटी में भाड़ा ढोना है ना, यानी कि माल को ढोना, इधर से उधर ले जाना। फ्राइट स्मार्ट सिटी जुलाई 2021 में इन्होंने एक प्लान दिया हुआ है विथ ए व्यू टू इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ अर्बन फ्राइट एंड लोअरिंग द लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस, ताकि जो शहरी क्षेत्र का जो माल ढुलाई का काम है उसमें इफ़िशियंसी लाई जा सके, और साथ ही साथ में इसमें जो खर्चा लगता है सामान को इधर से उधर शिफ्ट करने में, उसके खर्चे को भी कम किया जा सके। इस ऐसा प्रोविज़न कौन लेकर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की लॉजिस्टिक डिवीज़न लेकर के आई हुई है, जिसे फ्राइट स्मार्ट सिटीज़ के नाम से प्लान को प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद में जो 15th प्लानिंग कमीशन था, यानी कि 15वां जो प्लानिंग कमीशन था, उसने रिकमेंड किया है कि 8000 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस बेस्ड असिस्टेंस दिया जाए, ताकि न्यू सिटी का इंक्यूबेशन किया जा सके। मतलब 15वें फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि 8000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए जो है शहरों को, ताकि वो एक नया शहर बसा सकें। सोचिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, ईच प्रपोज्ड न्यू सिटी का जो बजट होगा, यानी हर एक नई सिटी को बसाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का जो है बजट दिया जाएगा। एंड ईच स्टेट कैन हैव 1 न्यू सिटी अंडर द प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट, और हर एक राज्य को एक नया शहर बसाने के लिए इसमें परमिशन दी गई है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, 15वां फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि 8000 करोड़ रुपए अलॉट कीजिए। परफॉर्मेंस बेस्ड असिस्टेंस का मतलब है कि जो राज्य जैसी परफॉर्मेंस दे उसके हिसाब से उसको पैसे देते जाना है। ओके, जो राज्य जल्दी से नया शहर बसा सकता है उसको ज़्यादा पैसे दे दीजिए, जो नहीं बसा पा रहा है, उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको कम पैसे दीजिए। तो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है असिस्टेंस दिया जाएगा, ताकि नई सिटी को बसाया जा सके, और हर एक नई सिटी को बसाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट जो है पास किया गया है, यानी कि प्रोविज़न किया गया है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने ये सारी चीज़ें, फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हो ना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यहाँ पर बढ़ावा दे रही हैं। आप देखिए एक तरीके से रूरल, अगर ये आपका सोलर रूफटॉप लग जाता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद में अगर लॉजिस्टिक में सुधार हो रहा है तो इसका मतलब हम रोड ट्रांसपोर्ट पर बात कर रहे हैं, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। उसके बाद अगर नए शहर बसेंगे तो वहाँ पर नया शहर बसने मतलब पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना ही हो गया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने कहा है गवर्नमेंट ओन्ड जो गेल है, यानी कि जैसे VHL है ना, सेल है, गेल है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड होगा मेरे ख्याल से, गेल, उसने कहा है कि जो है 5000 करोड़ रुपए का 2 प्लांट सेटअप किया जाएगा, ताकि एथेनॉल को और कंप्रेस्ड बायोगैस को
जो है म्यूनसिपल वेस्ट से जनरेट किया जा सके। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने ये कहा है कि गेल जो है 2 प्लांट लगाएगी 5,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से, और उनमें से एक में इथेनॉल प्रोड्यूस होगा और एक में कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कोशिश यही है फ्रेंड्स जो है कि जो हमारा ये जो डीजल और पेट्रोल है ना, इसमें कुछ सब्सटीट्यूट मिक्स करने की कोशिश की जा रही है। जैसे जो गन्ने वगैरह का, शुगर केन वगैरह जो होते हैं, गन्ने होते हैं, इनमें से जो वो निकलता है, जो गन्ने का रस वगैरह आप पीते हैं, अगर ये यूज किया जा सके, इनको मतलब केमिकली इनको शोधित करके, डायरेक्ट नहीं कि गन्ने का जूस मिलाया जाएगा, मतलब एथेनॉल बनाया जाएगा उसकी सहायता से, उस एथेनॉल को डीजल में मिला करके हम एज ए सब्सटीट्यूट काम कर सकते हैं। मतलब जैसे 70% जो है डीजल रहे और 30% एथेनॉल रहे, इस तरीके से, और आपकी गाड़ी यानी आपकी कार और बाइक चलती रहे। ऐसी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ओके, क्योंकि आने वाले समय में जहाँ से भी डीजल और पेट्रोल जो है हम अभी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहाँ पर निकलना बंद हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज से। तो अल्टरनेटिवली हमें दूसरे रिसोर्सेज की तरफ बढ़ना होगा। उसके बाद बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, तो रेलवे ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए हुए हैं। हैज़ प्रोग्राम टू मोनेटाइज एसेट्स इंक्लूडिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ठीक है, आफ्टर कमीशनिंग एक बार ईस्टर्न और वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हैं, मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का मतलब ये हुआ कि ये केवल माल ढुलाई के काम आएंगे। ऐसी रेलवे लाइन जिसमें सिर्फ माल ढोया जाएगा, तो ये एक बार चालू हो जाते हैं तो इनको मोनेटाइज किया जाएगा, यानी यहाँ से पैसे कमाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद में 150 मॉडर्न रेक्स मतलब फ्रेंड जो ये मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं, तो 150 नए मॉडल के जो है रेक्स प्रेजेंट किए जाएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में। ठीक है, उसके बाद में स्टेशंस का रीडेवलपमेंट होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में। रेलवे लैंड के पार्सल्स, यानी कि जो पार्सल्स होते हैं मतलब जो है डाक विभाग के, उनको इधर से उधर शिफ्टिंग करना। मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, MFC मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, रेलवे की कॉलोनी बसाई जाएगी, हिल रेलवे को डेवलप किया जाएगा, स्टेडियम्स को डेवलप किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करेगी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो है अनाउंसमेंट कर रखी है कि सी पोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए $82 बिलियन का प्लान है इनका। मतलब समुद्री बंदरगाहों को, जो आपका जैसे कांदला पोर्ट वगैरह इस तरीके के जो पोर्ट हैं, है ना, इनको डेवलप करने के लिए 82 बिलियन का प्रोजेक्ट लाया गया है। इसके तहत टोटल 574 प्रोजेक्ट जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट जैसे अपना था, अभी हमने एक प्रोजेक्ट देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वालों ने भारतमाला प्रोजेक्ट था फ्रेंड्स। ओके, तो जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है उसी तरीके से सागरमाला प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसके तहत यही जो सी पोर्ट्स हैं कंट्री के, हमारे देश के, उसमें 82 बिलियन जो है डॉलर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत 574 प्रोजेक्ट हैं, यानी एक प्रोजेक्ट में 574 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिनको 2035 तक इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर मतलब इनके जो है देख रेख में किसके, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो पावर है उसने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी NEP 2021 के तहत हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन एड एक्सपर्ट कमेटी इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नीति आयोग एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या किया हुआ है कि एक कमेटी बनाई हुई, एक्सपर्ट की कमेटी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के तहत, ताकि जो है इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके। और इसमें जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, नीति आयोग है और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये सभी इसके मेंबर हैं। 2021 नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने जो है हैज़ पास बिल टू सेटअप नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NAVFID टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस करने के लिए पार्लियामेंट ने बिल पास किया, जिसके तहत नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NAVFID इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, यानी जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक है NHB, उसी तरीके से ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को ही पास करने के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को बनाया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस सेवरल इंटरवेंशंस अंडर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। साथ ही साथ में PMANSY प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंटरवेंशंस जो है अनाउंस किए हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 2021 का जो बजट आया था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कितनी सारे काम करने की कोशिश यहाँ पर की गई है डिफरेंट मिनिस्ट्री के थ्रू।
तो अब कई सारे हाइलाइट्स हमने देखे थे, इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल वाटर कमीशन ने, उसके बाद में वर्ल्ड बैंक ने मिल करके $250 मिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ताकि जो डैम सेफ्टी है, यानी कि जो बांध हैं उनकी सेफ्टी को बढ़ाया जा सके, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने 1080 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसे भारतमाला परियोजना के नाम से जाना गया है। इसमें 25,370 यानी कि 25,370 करोड़ रुपीज़ खर्चा होंगे, और ये हाईवे जो है रोड और हाईवे बनेंगे। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उसके बाद में हिमालयन टेरिटरीज को कवर किया जाएगा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। उसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए या 2022 के लिए 165 करोड़ रुपए इसमें अलॉट किए गए हैं। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी ने सोलर प्रोग्राम फेज़ 2 लॉन्च किया हुआ है। रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज़ 2 लॉन्च किया, जिसमें रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी को 4000 मेगावाट कर देना है। इतनी 4000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन होना है रेजिडेंशियल बिल्डिंगों के ऊपर, ओके, 2022 तक। इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद में कॉमर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसकी लॉजिस्टिक डिवीज़न ने फ्राइट स्मार्ट सिटी नाम का एक प्लान लाया है जुलाई 2021 में, जिसमें जो है शहरी क्षेत्रों में फ्राइट की इफ़िशियंसी, यानी कि भाड़े माल ढुलाई की इफ़िशियंसी को बढ़ाया जाएगा और इसके खर्चे को घटाने की भी कोशिश की जाएगी। उसके बाद में जो 15वां फाइनेंस कमीशन है उसने रिकमेंड किया है कि 8000 करोड़ रुपए या 1077 मिलियन डॉलर जो है परफॉर्मेंस बेस्ड अलॉटमेंट किया जाए, ताकि जो है राज्य जो है नई सिटी बसा सकें, नए शहर को बसा सकें। ठीक है, उसके लिए प्रपोज किया गया है कि हर एक नई सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपए अलॉट किया जाना चाहिए, और हर एक स्टेट जो है एक नई सिटी को बसा सकता है इस प्रोजेक्ट के तहत। उसका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बताती है कि जो गेल है वो 5000 करोड़ रुपए की 2 प्लांट लाएगी, जिसमें से एथेनॉल प्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ में एथेनॉल प्रोड्यूस होगा अलग से, और उसके बाद में म्यूनिसिपल वेस्ट से जो है कंप्रेस्ड बायोगैस CBG को प्रोड्यूस किया जाएगा। 2 ऐसे प्लांट लगाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी इसी तरीके से मोनेटाइज करेगी अपने एसेट्स को। ईस्टर्न और वेस्टर्न जब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पर पैसे कमाना शुरू कर देगी। 150 नए तरीके के जो है जो बोगी होती हैं रेलवे की माल ढुलाई वाली, वो लाई जाएंगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा PPP के तहत। उसके बाद में रेलवे की लैंड जो पार्सल होती है उस पर फोकस किया जाएगा। मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, रेलवे की कॉलोनियाँ, हिल एरियाज़ के रेलवे, इन सब पर मतलब काम होना है। उसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट लाया गया, जिसके तहत 574 प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना है 2035 तक। इसके लिए $82 बिलियन जो है इन्वेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि कंट्री के जो सी पोर्ट हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जो सी पोर्ट हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 को लागू करने के लिए एक्सपर्ट मेंबर्स की कमेटी बनाई हुई, जिसमें राज्य सरकारों के लोग हैं, MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के लोग हैं, नीति आयोग शामिल है और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी भी इसमें शामिल है। इसी के साथ में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो है आसानी से पास किया जा सके, उनके लिए फंड अवेलेबल करवाया जा सके, उसके लिए पार्लियामेंट ने एक नया बैंक सेटअप करने के लिए बोला है, जिसको नाम दिया गया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसका काम ही यही है कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को ही सैंक्शन देना। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे और चेंजेस किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, यानी कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में कई सारे इंटरवेंशन, कई सारे चेंजेस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। ठीक है, परंतु ये काफ़ी सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमारी यहाँ पर बात हो गई है। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।